की पहले चीजें बताऊंगी कि लाइफ में पितृदोष आता ही क्यों है, वजह, है ना, पहले हम्म। वजह पता हो। अगर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, कोई भी हो जो अपने संस्कारों को नहीं मानता, गुरु खराब, पितृदोष स्टार्ट। हम्म। सबसे पहला पॉइंट पितृदोष का यही है। दूसरा है कि अगर हमें हमारे जठेरे कुल देवी देवता की नॉलेज नहीं है, या हम अपने कुल पुरोहितों का अपमान किया हुआ है, या हम उनको कोई दान दक्षिणा नहीं दे के आते, या हमें नॉलेज ही नहीं है कि वो है भी कि नहीं है, तो भी पितृदोष। अब इसका एक ही हल है कि आप अपने कोई भी पुराने प्राचीन शिव मंदिर का पता करो, अपने एरिया में, अपने शहर में, कहीं पे भी, और आप उसकी पूजा उपासना शुरू कर दो, वहां पर जाना शुरू कर दो, और अपने को ये समझा लो कि यही हमारे जठेरे है, यही हमारे कुल देवी देवता है, और अपने खानदान को बता दो कि अब यहीं से ही तुम्हारी जीवन यात्रा शुरू हो गई। हम्म। क्यों? इसका हल तो निकालना है। अब आपको तो पता नहीं है, पर आप अब घर के अगर बड़े हो तो आप उसका कोई तो हल निकालोगे। तो हल यही है कि कोई भी प्राचीन शिव मंदिर में अपनी सेवा करनी शुरू कर दो, कि यही हमारे घर के बड़े हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम्म। ये है कि अब आप ये देखो कि सूर्य जो है, सूर्य अगर हमारा वीक है तो भी पितृदोष क्रिएट होता है। सूर्य बलवान कैसे होगा? देखो सूर्य की क्या आदत है, अगर सूर्य टाइम पर नहीं उगेगा तो क्या होगा? इनडिसिप्लिन क्रिएट होगा। और सूर्य आज से, जब तक सृष्टि रहेगी या नहीं भी रहेगी, सूर्य हमेशा सही टाइम पे ही उगेगा। ठीक है। तो इट हम्म। मीन्स वो डिसिप्लिन में है। तो पहला हम्म। काम कि हमें डिसिप्लिन में आना है। ठीक है। करेक्ट। हमें डिसिप्लिन में आना है। और दूसरी बात है कि सूर्य जब रोशनी देता है तो वो ये तो नहीं सोचता ना कि गरीब पे ज्यादा गिरूं, अमीर पे कम गिरूं, या अमीर पे ज्यादा गिरूं, गरीब पे कम गिरूं। तो हम्म। सूर्य तो जो भी अपना रोशनी दे रहा है, निस्वार्थ दे रहा है ना। तो आपको निस्वार्थ लोगों का हेल्पिंग वाला नेचर अपनाना है, यानी हेल्प करनी है निस्वार्थ, जिसमें आपने ये भाव रखना है कि मुझे लोगों का मदद करना है। वो जैसे मर्जी करो, शरीर से करो, किसी की काउंसलिंग कर रहे हो। अब जैसे एक एग्जांपल है कि मैं सुबह सुबह लाइव दे रही हूँ, ठीक है, एक ये भी सेवा है ना, हम्म। कि हम सेवा हम्म। कर रहे हैं। किसी को भी हम कुछ बता रहे हैं, किसी के कोई दुख कष्ट हर हर रहे हैं, जो परमात्मा ने हमारी औकात बनाई है, जो कि इंसान की औकात नहीं है ना। तो वो कर रहे हैं, भगवान करवा रहा है, इससे भी पितृदोष में रिलीफ आता है। क्लियर? अगला हम्म। पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि आपको आपके, ये क्यों होता है कि हमारे जो पितृ थे, जो जो भी बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने पितरों का तर्पण संस्कार प्रॉपर वे से नहीं किया, तो भी पितृदोष आ जाएगा, है ना। हम्म। कई, अब अभी देख लो हाल क्या हो रहा है ना, फटाफट करो, फटाफट करो, फटाफट ये करो, फटाफट वो करो, है ना। तो ये भी हाँ। पितृदोष में कन्वर्ट हो रहा है, जो ये हरकतें कर रहे हैं। और जिनके हाँ। द्वारा हो चुकी हैं उनको लग गया पितृदोष। ठीक है। अब हम्म। अगला पॉइंट ये है कि जन्म कुंडली में दूसरे दूसरे घर में, पांचवें घर में, नौवें घर में, और 12वें घर में, 2, 5, 9, 12 में अगर बुध शुक्र राहु होगा, बुध शुक्र राहु दूसरे, पांचवें, नौवें, 12वें में होगा तो पितृदोष है। क्लियर? क्लियर। दूसरी बात ये हो रही है कि क्यों है, क्योंकि 2, 5, 9, 12 गुरु के घर हैं। हाँ। अब गुरु के घर पे अगर बुध शुक्र राहु आता है तो वो पितृदोष बनाता है। ठीक है, क्लियर जी? हम्म। अब अगला पॉइंट क्या हो रहा है कि अब हमने कुल पुरोहित बदल दिया। सपोज हम कहते हैं ये तो हमारा कुल पुरोहित लाल जी है, जो हमारे पिता दादा परदादा जिन पुरोहित को मानते थे, हमने कहा ये तो पैसे बड़े लेने लग गया, हमने पुरोहित ही बदल दिया। कुल पुरोहित बदलना भी पितृदोष को इनवाइट करता है।
कुल पुरोहित बदलना भी पितृदोष को इनवाइट करता है। अगला पॉइंट, पितृदोष चेक कैसे करें? अगर आपके घर के आसपास मंदिर है, अगर घर के आसपास मंदिर, पीपल बरगद का पेड़ है तो पितृदोष है। हम्म, अगर घर के आसपास मंदिर, पीपल बरगद का पेड़ है तो पितृदोष है। अगला, फिर तो हमारा तो बिल्डिंग के एंट्रेंस में, मतलब हमारे बस कंपाउंड। बस फिर वो पूरी बिल्डिंग में जो रहते हैं सभी का पितृदोष है, ओके। यही हिसाब लगा लो। दूसरी बात, अब इसका उपाय क्या है कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि ज्योति जी, आपके खानदान में कौन कौन है हस्बैंड के? ज्योति अभी जी। अभी इनके मम्मी पापा नहीं है। एक बहन गुजर गई है, एक बहन है, एक भाई है, और ये। अच्छा, अब देखो, आपने कहा मम्मी पापा नहीं है, एक बहन गुजर गई है, एक भैया है और एक भाई है, ठीक है। अब हम्म, आप लेके चलो कि इनके भैया के खून के ताल्लुकदार कौन से हैं। मम्मी पापा नहीं है, गए, क्लियर। एक बहन गई, बराबर। क्लियर, गई। अब इनको तीन बंदों को तो छोड़ दो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि एक भैया है और एक भाई है। अब भैया एक बहन है, और है एक, एक भाई एक बहन है इनको। अच्छा, एक भाई चार एक बहन अभी है, जीवित है, और एक बहन की डेथ होगी और माँ बाप की डेथ होगी। जिनकी डेथ होगी उनको हटा दो। दूसरी बात है, क्योंकि बहन की डेथ हुई है तो बहन को हटाना है। अब हमारे पास बचे आपकी फैमिली, आपके एक भाई। एक भाई की फैमिली, भैया के, और एक बहन। तो भाई, लड़के लड़के की जो पूरी फैमिली होती है ना, यानी कि आप आपके हस्बैंड, आप, आपके बच्चे, आपकी बहुएं, आपके पोते पोतियां जो आपके खानदान में रह रहे हैं, वो आपके जो हस्बैंड के ब्रदर हैं, वो, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी बेटियां बहू है, पोतियां, नाती पोती। सब, ठीक है। नाती नहीं, नाती नहीं, उनके खानदान के अंदर जो अच्छा, पोते पोते पोते। पोतियां, हाँ। उनकी बेटी जो भी है वो। अब आपकी नंद, ओनली नंद, उसका खानदान नहीं, वो नहीं उसका। खानदान दूसरे में आ जाएगा, ठीक हम्म। है। जो नंद है वो आपके खून की ताल्लुकदार है, पर उसका पति, उसके बच्चे आपके खून के ताल्लुकदार नहीं माने जाते, नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही, अगर सपोज आपकी बेटी है, एक एग्जाम्पल, और उसकी शादी हो गई है, तो वो नहीं, वो सिर्फ आपकी बेटी बेटी, उसके खानदान के नहीं। अब जैसे कि क्या है, इन सब की लिस्ट बना, कौन खून के ताल्लुकदार लोग हैं, ठीक है, हमने लिस्ट बना ली। अब आपने अपना 1 रुपया डाला, और जो लोग आपको पैसे नहीं दे रहे उनके 10-10 रुपए डाले। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहा कि मैं पितृदोष का उपाय कर रही हूं, तो कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई क्या करेगा, ये क्या ड्रामा कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो हम क्या करते हैं कि पूरी लिस्ट बना के अपना 1 रुपया डालते हैं, और आपके हस्बैंड ने भी 1 रुपया डाल दिया। आपको लगता है आपके बच्चे देंगे तो ठीक है, नहीं तो सबके 10-10 रुपए डालो, सबके। अब ये बने 500 रुपए, ये बने 1000 रुपया, एक एग्जाम्पल। तो ये डेली का ही आपको मंदिर में देना है, 43 डेज लगातार, समझिए। 10 रुपए, 10 रुपए के हिसाब से। अपना तो 1 रुपया हो गया, हाँ जी। और जो नहीं दे रहे उनका 10 गुना डालना है, तो 10 रुपये डालोगे। हाँ जी। तो अब वो बने 500 रुपए, वो बने 100 रुपया, वो बने कितने रुपए? ठीक है। पर वो जितने भी बनेंगे रोज के उतने सेम अमाउंट 43 डेज मंदिर दे के आना है। मतलब उसके जो गुलक है वहां पर डाल दो। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि ये निवारण है बहुत तकड़ा वाला पितृदोष का। ठीक है। वो तरीका समझ आ गया कि हमने कैसे खून के हालात आ गया। ताल्लुकदार अलग करने हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? जी हाँ। उसके बाद घर के पास कोई पीपल का पेड़ है तो भी वो पितृदोष को बताता है, पीपल का पेड़, ठीक है। अगर पांचवें घर में सूर्य का घर है, पांचवा घर सूर्य का घर है ना, आपको पता है ना। अगर वहां पर शुक्र राहु केतु शनि हो तो जाति ऋण कहलाता है। यहाँ पर कौन सा कौन सा? पांचवें घर, पांचवा घर सूर्य का है, ठीक है।
ये तो क्लियर है ना सबको, पांचवा घर सूर्य का है। हाँ ठीक है, अब हाँ। यहाँ पर शुक्र राहु केतु शनि, यानी शुक्र शनि राहु केतु होंगे तो जाति ऋण, जाति ऋण होता है, जाति, कि हम किस जाति में पैदा हुए हैं उसका ऋण देने आए हुए हैं। यानी कि ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्या है, क्षत्रिय है, क्या है। क्लियर। अगली बात, मैडम ये जाति के साथ में रिलीजन का भी कुछ तल्लक है? नहीं। हाँ तो जब जाति आएगी तो रिलीजन तो अपने आप ही आ जाएगा जी, जिस जाति में पैदा होंगे उसी का ही रिलीजन काउंट होएगा ना। ओके। ठीक है जी। अब शुक्र के घर 2 और 7 में, दूसरा और 7वां, यानी कि वृषभ का स्वामी शुक्र और तुला का स्वामी शुक्र। तुला का राशि। ठीक है, तो 2 और 7 हो गया। 2 और 7 में अगर सूर्य राहु चंद्र आ जाए तो स्त्री ऋण है। 2 और 7 में सूर्य राहु चंद्र आ जाए तो स्त्री ऋण, यानी कोई आपने स्त्री को सताया होगा या किसी को मारा पीटा होगा, वो ऋण। क्लियर है। उसके बाद 1 और 8 में, फर्स्ट में और 8th में, यानी कि मेष और वृश्चिक, मंगल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 और 8 में बुध और केतु आ जाए तो वो क्या कहते हैं, बनाते हैं रिश्तेदारी ऋण 1 और 8 में। बुध है, और 1 और 8 में मंगल हो गया ना, मेष और वृश्चिक का स्वामी। तो हाँ यहाँ पर अगर बुध और केतु आ जाए तो रिश्तेदारी ऋण है। रिश्तेदारी ऐसे मिलेंगे जो परेशान करने वाले होंगे या बिना बात से आपको इरिटेट रखेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम, गंदे रिश्तेदार मिलेंगे, है ना। क्लियर। अगला 1 पॉइंट, और 8। 1 और 8। अब 3 और 6 क्या है, बुध है। ठीक है, मिथुन और कन्या, बुध हो मिथुन गया। और कन्या। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चंद्र आ जाए तो क्या होता है कि बेटी का ऋण होता है। चंद्र बुध की युति होती है, माँ बेटी की युति। तो तीसरे और छठे में अगर आपका चंद्रमा आ जाए तो वो बेटी ऋण होता है। स्त्री पर आपने जुल्म, बहन की हत्या वगैरह की होगी तो वो ऋण बनता है पिछले जन्म में। क्लियर। आगे चलते हैं। 1 2 4 5 7 9 10। 1 2 4 5 7 9 और 10। अगर यहाँ पर सूर्य राहु हो तो भी पितृदोष। 1 2 4 5 7 9 10 में सूर्य राहु हो तो भी पितृदोष। शनि, सूर्य या राहु, हाँ, या या सूर्य या, राहु भी। हाँ हाँ, सूर्य राहु इकट्ठे या सूर्य शनि इकट्ठे तो भी पितृदोष। ठीक है, और राहु शनि हो तो भी पितृदोष। ठीक है, और गुरु राहु गुरु केतु हो तो भी पितृदोष। दोबारा रिपीट कर रही हूं कि 1 2 4 5 7 9 10 में अगर सूर्य राहु है, सूर्य शनि है, गुरु राहु गुरु केतु और राहु शनि, तो पितृदोष। अगर दृष्टि भी है, सपोज एक एग्जांपल है कि आपका शनि की जो दृष्टि है तीसरी है, शनि यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ 8वें घर में। ठीक है, और जो सूर्य है वो 10वें घर में बैठा है, तो तीसरी दृष्टि पड़ गई तो भी पितृदोष। क्लियर। सूर्य शनि। किसी का भी, जो मैंने अभी आपको ग्रह लिखवाए हैं ना, यानी राहु सूर्य को देख रहा है 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से तो भी पितृदोष। शनि सूर्य को देख रहा है तो भी पितृदोष। राहु गुरु को देख रहा है या फिर केतु गुरु को देख रहा है तो भी पितृदोष, यानी कि दृष्टि से भी पितृदोष बनेगा।